नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। एक बार फिर आपका श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान की सीरीज को लेकर के बात कर रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान की आज तीसरी क्लास रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर के। पिछले वर्षों के प्रश्न हम ग्रुप डी यानी रेलवे में पूछे गए हैं, पिछले प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ जो टॉपिक हम बात कर रहे थे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है, बल, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। उससे पहले मैं वन लाइनर कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन लेके आया हूं और उसके बाद हम बहुविकल्पी क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन पूछे गए इसमें यह है कि जैसे जब एक कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है। तो कार जब मोड़ लेती है तो बाहर की ओर जो धक्का देता है वो आपका कौन सा है, अपकेंद्री बल। उसके बाद सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए क्या सही हो सकता है, ये क्वेश्चन था। तो जब सीधी सड़क पर कोई चला जाएगा, कार चलेगी तो उस पर समान त्वरण होगा तो क्या सही होगा। उसमें जब त्वरण समान होगा तो इसका मतलब क्या होगा, त्वरण कब होगा, जब वेग परिवर्तन होगा, यानी वेग में परिवर्तन, वेग लगातार बदल रहा होगा। डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। दूध से घी को निकालने बाहर की ओर यानी अपकेंद्रीय बल, अंदर की ओर लगता है अभिकेंद्रीय बल और बाहर की ओर लगता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो अभिकेंद्रीय बल हो गया। बल का ऐसा यूनिट अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इकाई क्या होगी, न्यूटन होगी। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। घर्षण के उदाहरण, फर्श पर ढकेला गया वॉशिंग मशीन, बर्फ में स्लेज का फिसलना, पक्ति द्वारा स्लाइड पर नीचे की ओर फिसलना, ठीक है। ये क्या है, घर्षण के उदाहरण। घर्षण के कारण ही संभव, यानी हम जो लिख पा रहे हैं ये घर्षण के कारण ही है। अगला आगे देखिए, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है उसका क्या मान होता है। जब शीर्ष पर पहुंचेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी वहां शीर्ष पर पहुंच जाएगा तो रुक जाएगा, तो वेग कैसा हो गया, शून्य। त्वरण लगभग कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान। प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों से एक नहीं है। केपलर ने कक्षीय संबंधी नियम दिए थे। ये कह रहा है कि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, यानी कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। अगला, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है, अंडाकार होता है। ग्रह हमारा कैसा अंडाकार है, तो उसका जो ग्रह पथ होगा, कक्षीय होगा, वो कैसा होगा, वृत्ताकार, अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं अंडाकार। ग्रह, सैटेलाइट, तारा और आकाशगंगा गैलेक्सी में से कौन सही वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती। सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य किसका परिक्रमा करता है, तो आकाशगंगा का परिक्रमा करता है, और आकाशगंगा ब्रह्मांड का, ठीक है। चलिए, यानी ग्रह किसका परिक्रमा करते हैं, तारे का, और सैटेलाइट हमारे ग्रह का परिक्रमा करते हैं। अगला, कौन सा सत्य नहीं है, अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो शरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है या अधिक होता है। देखो, जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ऊपर की ओर जाएगा तो उसका वजन कैसा होगा, जल्दी बताइए, वास्तविक वजन से कम नहीं, ज्यादा महसूस होगा, ठीक है। तो सत्य नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा, 14.3 किलोग्राम, ठीक है, लगभग 1/3 से कम होता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्न तापमान, निम्न गति, निम्न दाब, निम्न घनत्व में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण। अभी एक कथन था, जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आदि रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। कारण वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। तो अभी कथन और कारण दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि कारण अभी कथन उचित व्याख्या करता है। ये कह रहा है वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आदि रखी जाए तो आवृत्ति दोगुनी होगी, बिल्कुल होगी, यानी वेग को स्थिर कर दिया, तरंगों क्या कर दिया, आधा कर दिया जाए तो वेग दोगुना होगा, और दोगुना होगा तो क्या हो जाएगी, आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है, अगर वेग को हम आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य को यानी लैम्बडा को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 वेग अपॉन लैम्बडा आ जाएगा और यहाँ n आ जाएगा, तो ये कंडीशन बनेगी। तो यहाँ कितना हो गया, आवृत्ति दोगुनी होगी, नहीं हो गई। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रश्नों पर। इससे जो पूछे गए प्रश्न उस पर हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा। मैंने आपको बताया
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा आपको बताई थी मैंने, ऊष्मीय ऊर्जा में कौन परिवर्तन, हीटर जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा जो विद्युत हाइड्रोजन विखंडन वगैरह होता है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा ही हमारा सूर्य हीलियम में बदलता है हाइड्रोजन को, ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है निम्न में से किस राशि की इकाइयां समान होती हैं, निम्न में से किस राशि की इकाई समान होती हैं। बल का मात्रक मुझे बताइए, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। शक्ति का मात्रक वाट, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट, कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक अभी हमने निकाला भी था जूल। तो कौन सा समान हो गया, ये हो गया। रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, तो सबके मात्रक भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। देख बात ध्यान रखना, जब वृत्ति कोई भी पिंड है या कोई कण है, जब अगर वृत्ति गति करेगा तो उस पर कौन सा बल कार्य करेगा, उस पर कार्य करेगा अंदर की ओर खींचने वाला बल यानी अभिकेंद्र बल। कौन सा कार्य करेगा, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल आप सब जानते हैं, पृथ्वी अपनी ओर खींचने पर यानी पृथ्वी की ओर आकर्षित होने के लिए वस्तुओं पर जो बल कार्य करता है वो होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन अगला देखिए, ये कह रहा है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक वस्तु जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 40 किलोग्राम की। अब इसको ऊपर उठाया जा रहा है, कितनी ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जा रहा है। अब ये हमें निकालनी भी है। स्थितिज ऊर्जा यानी यू कितना खर्च हो रहा है, 2000 जूल। ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है उसकी, 2000 जूल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जी बराबर दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाई निकालनी है तो स्थितिज ऊर्जा यू बराबर होता है mgh, mgh होती है। यू का मान कितना दिया हुआ 2000, m का मान कितना है 40, g का मान उधर 10 दिया हुआ है, हमें h का मान निकालना है। 0 से 2 जीरो काट दी, 4 से काटो कितनी बढ़ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोवाट बराबर कितने जूल। बहुत अच्छे, यानी किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, जूल प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है वो, किलोवाट जूल प्रति सेकंड में। अब सीधा सीधा आप लगाइए किलोवाट प्रति, यानी हम अगर बात करें 1 किलो बराबर कितना होता है 1000, ठीक है। 1000 वाट हो जाएगा, है ना, 1000 वाट। और इसे हम किसमें बदलना है, जूल सेकंड इनवर्स में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 1000 जूल से कहां पे है 1000 जूल सेकंड इनवर्स, यानी किलोवाट यानी वाट को हम क्या कह सकते हैं, जूल इनवर्स। अर्थात शक्ति बराबर होता है W/T। जब शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। ये होता है वाट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन फिर वही कह रहा है, देखो क्या अच्छा क्वेश्चन है। एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी। खपत कितनी हो रही है इकाई की ऊर्जा की, ऊर्जा की खपत हो रही है 300 यूनिट की, 300 यूनिट खर्च हो रहा है, ठीक है जी। हमें किस में निकालना है, जूल में निकालना है। जूल में निकालना है तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। हमें निकालनी 300 जूल, 300 इकाई को, 300 गुणा 3.6 गुणा 10⁶। मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 जीरो है तो इस पे पावर बढ़ा लोगे, 10⁸ हो गया। अब 3.6 की गुणा 3 में करोगे तो 3 × 18, 3 × 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10.8 गुणा 10⁸। अब देखिए कहाँ कहीं है, नहीं है, हमें पावर कितनी 9 करनी है, तो पावर 9 करेंगे
दशमलव को इधर लेके आना है तो घात बढ़ जाएगी, तो घात बढ़ जाएगी तो 1.08 गुणा 10 की पावर 9 कहाँ है, 1.08 गुणा 10 की पावर 9 कहाँ पे है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो कितना है, पृथ्वी का 1/6 है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, 1/6 होता है। पृथ्वी पर भार कितना है लड़के का, पृथ्वी पर भार है उसका 600 न्यूटन। किस पे निकालना है, चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1/6 कर दीजिए 100 न्यूटन। एक बात का ध्यान रखना, यही मैं आपसे पूछने लग जाऊँ, एक लड़के का द्रव्यमान, यानी एक लड़के का अगर द्रव्यमान निकाले हम तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m गुणा g, और g का मान कितना होता है, मान लीजिए 10 होता है तो m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा यहां से, m का मान यहां से कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए आप, m का मान आ जाएगा यहां से 60 kg, यानी एक लड़के का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है, 60 kg है, तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना हुआ, चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 60 kg ही होगा। या हम यूं कहें कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो भी है वो द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान कहीं भी होगा, कहीं भी जाएगा, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। सिर्फ परिवर्तन किसमें आता है, भार में। भार एक प्रकार का बल ही होता है, यानी जिसे हम वजन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो किस में परिवर्तन आएगा, सिर्फ भार में, जबकि द्रव्यमान समान रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। अभी बताया था कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है, पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी पर जो बल कार्य करता है, जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यानी पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो जिसकी वजह से वो अपनी पकड़े रखती है, ठीक है। चलिए देखो, पृष्ठतनाव जो होता है, यानी बूंदों पर जो कार्य करता है, बूंदों को एकत्रित करने के लिए पृष्ठतनाव होता है। पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या देखिए भाई, जब पृथ्वी की त्रिज्या घटाई जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी जो इस पर जो बल कार्य करता है वो बल F बराबर होता है, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है G, M पृथ्वी का हो गया और ये अन्य वस्तु का बल होगा। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा आपका हो गया त्रिज्या का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, और वहीं गुरुत्वीय त्वरण के कारण उस वस्तु पर जो बल लगता है वो कौन सा है, तो पृथ्वी का बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण त्वरण वो होता है mg होता है, यहाँ पर क्या होता है, mg होता है। अगर हम इन दोनों समीकरणों इक्वेशन को हल करें तो आप कहोगे कि mg बराबर हो जाएगा gm अपॉन आर स्क्वायर। m से m कट गया, यानी gm अपॉन आर स्क्वायर। उसने क्या बोला है, त्रिज्या की बात कर रहा है, तो अगर हम देखें इनको अनुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हम इनको नियतांक करें तो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, त्रिज्या से ही कर रहा है। अगर हम मान लो जी का मान, त्रिज्या अगर 1 है, ध्यान देना, त्रिज्या हम मान ले, चलो 2 मान लेते हैं त्रिज्या, यानी r बराबर हम कितना मान लें, 2 मान लें, तो जी का मान कितना होगा, तो आप कहोगे जी का मान होगा 1/4। जी का मान कितना होगा 1/4 अर्थात 0.25। जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पुनः हम क्या करें, 1% घटा दें, यानी हम r का मान क्या करते हैं, 1 कर दें, परसेंट छोड़िए, हमने r का मान कितना कर दिया, 1 कर दिया, तब g का मान कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है तो कितना आ जाएगा 1। अब देखिए पहले g का मान कितना था 2.5, अब कितना मान हो गया 1। कब, यानी अगर हमने r को घटाया तो g का मान बढ़ा है घटा है, बढ़ा है, सीधा सीधा है। यानी अगर त्रिज्या को कम किया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना सभी के। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। देखो इससे पहले अभी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदल जाता है। यहाँ पृथ्वी की सतह पर बात कर रहा है, बहुत अच्छी है। यानी उसका भार F, भार किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, यानी वेट या वेट भी बोल सकते हैं। F बराबर होता है mg, F कितना है 29.4, ठीक है। m का मान हमें
निकालना है। जी का मान कितना होता है पृथ्वी की सतह पर? जी का मान होता है 9.8। पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? 9.8। अब 9.8 से इसमें भाग दोगे तो m बराबर हो जाएगा 29.4 बटे 9.8। इससे काटोगे तो ये जाएगा 3 बार, तो इसका आंसर आ गया 3 kg। ठीक है, किलोग्राम। आगे क्वेश्चन देखिए। अब ये कह रहा है कि एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। केबल का तनाव कितना है? एलिवेटर यानी आप साधारण भाषा में यदि क्रेन के समझें, किसी को केबल द्वारा ऊपर खींचा जाता है। ठीक है, एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है, हाँ ठीक है, इसको 600 किलोग्राम का एलिवेटर है, इससे किसी 4.9 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर खींचा जा रहा है, तो उस पर तनाव, बिल्कुल तनाव होगा। देखिए इस पर दो बल काम करेंगे, एक तो जो केबल द्वारा खींचा गया, एक तो वो बल काम करेगा, और एक नीचे की ओर बल काम करेगा गुरुत्वीय त्वरण वाला। ठीक है, यानी ये काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, और एक इस पर खींचने का जो बल है वो एक उस पर तनाव यानी पृष्ठ तनावी बल काम करेगा इस पर। ठीक है, इसमें पूछ रहा तनाव कितना होगा, यानी टी। अगर तनाव बात करेंगे तो एफ एम प्लस एफ एम, यानी दो बल काम करेंगे इस पर, दोनों विपरीत दिशा में लगे हुए, तो उस पर तनाव पैदा होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एफ एम मतलब इस पे एफ एम के लिए क्या करोगे आप बताइए मुझे? ये हो जाएगा एम ए प्लस एम गुरुत्वाकर्षण का एम जी, यानी एम और ए प्लस जी। तो एम कितना है? 600 किलोग्राम। ए का मान कितना है? 4.9 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा? 9.8, या इसका मान 10 भी कर सकते हो। ठीक है, इसका मान अगर 10 आसान मल्टीप्लाई करना चाहो तो इसका मान 10 कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.9, और 600 में 5.9 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? सॉरी 14.9 आएगा ये, 14.9 यानी 15 छक्की 90, तो लगभग कितना है? 9000 न्यूटन। यानी इसका लगभग में अगर बात करेंगे तो 15 छक्की 90 हो जाएगा। ऑप्शन भी आपके 9000 के करीब ही है। ठीक है, तो 9000 न्यूटन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक यंत्रिक यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। क्या चंद्रमा पर भारहीन होगा? बताइए, क्या चंद्रमा पर कोई भार नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ये बात ठीक है कि चलो उसका वायुमंडल नहीं है। चंद्र तल पर को गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। देखिए छोटा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें क्या कह रहा है? ऊंची छलांग कब लगा पाएगा? जब चंद्रमा यानी अगर चंद्रमा पर उछलेगा तो ऊंची छलांग लगाने के लिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होना चाहिए, तभी तो छलांग लगा पाएगा। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान कम हो जाए तो छलांग ऊंची लग पाएगी। तो यही सीधा सीधा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होता है, तो क्या हो जाएगा? चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रम से ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। धरातल पर बी पहले पहुंचेगा, ए पहले पहुंचेगा, ए और बी दोनों साथ पहुंचेंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान रखना, जब निर्वात में कोई विपरीत द्रव्यमान की वस्तुएं अगर पृथ्वी की ओर यानी ऊंचाई से गिराई जाए तो जमीन पर एक साथ आएंगे, क्योंकि उन पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा रहेगा? समान रहेगा, समान कार्य करेगा। तो क्या होगा? दोनों एक साथ आएंगी पृथ्वी पर। ठीक है, अगला प्रश्न, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यानी वेग यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 सेकंड बाद यानी t बराबर 4 सेकंड, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो इस पर गति का तीसरा नंबर क्या कहता है? h बराबर ut प्लस gt स्क्वायर। h का मान निकालना, u बराबर ये 0 हो जाएगा। इसका मान कितना है? देखिए g का मान आप रखोगे यहाँ पे, क्या होगा? g का मान 9.8 रख लो, 10 रख ले, चल 10 रख लेते हैं, और t का मान कितना है? 4 का वर्ग, सॉरी हाफ gt स्क्वायर होता है।
ठीक है। अब देखिए 2 से काटोगे 5 बार, तो 5 गुणा 4 चौक 16, 16 पंजे 80 मीटर, ठीक है। तो क्या होगा 80 मीटर आएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति की दिशा में होगा। जैसे गेंद की जाती त्वरण वृद्धि होगी, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता। अब एक बात बताइए, ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा है। हमें पता है कि जब पृथ्वी से ऊपर जाने पर, यानी जो पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है, कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या कार्य करता है? वो कैसा करता है? अपनी ओर खींचने काम करता है। अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर फेंकेंगे तो उस पर गुरुत्वाकर्षण काम करेगा नहीं करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम करेगा, अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है? तो गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर ले गया तो क्या होगा? गति की दिशा के विपरीत होगा नहीं होगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि गेंद ऊपर की ओर गति करेगी और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कितनी बार पूछा क्वेश्चन है, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलोर, जम्मू कश्मीर, बहुत बार पूछा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है? बिल्कुल नहीं झुकता। जब आप कहीं मोड़ पर साइकिल चलाते हुए मुड़ोगे तो आप देखते हो कि आपका जो बाहर है वो अंदर की ओर झुकता है, क्योंकि आप अभिकेंद्र बल को संतुलित करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पर अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों कार्य करते हैं, और आप जैसे ही यानी सीधे आप मुड़ोगे तो आप पर अपकेंद्र बल कार्य करेगा तो वो आपको बाहर की ओर गिरा देगा यदि आप नहीं झुकोगे तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो अंदर की ओर ढकलता है, बिल्कुल सही, अभी बताया था। और कार चालक उसी मोड़ में बाहर की ओर ढकला हुआ महसूस करता है, ये क्या कारण है? देखिए, मैंने आपको एक न्यूटन के 3 नियम बताए थे। प्रथम नियम कहता है विराम या जड़त्व का नियम, ठीक है, विश्राम का जड़त्व या विराम का नियम। दूसरा कहता था बल की परिभाषा देता है, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी अगर हम किसी पर बल लगाते हैं तो वो भी हम पर उतना ही बल लगाता है। यहाँ कह रहा है कि ये तो मैंने बता दिया, अभिकेंद्र बल को संतुलित करता है। अब गाड़ी में चालक किस अवस्था में होता है? वो गाड़ी के साथ की अवस्था में होता है, यानी कैसी अवस्था में होता है? अगर देखा जाए तो गाड़ी के साथ गति अवस्था में होता है, अन्यथा वो अपनी स्थिति यानी विराम अवस्था में एक प्रकार से रहता है। जैसे ही गाड़ी मुड़ती है तो गाड़ी की जो दिशा है वो किस प्रकार आ जाती है? इस गति यानी दिशा बदलती है तो गति की अवस्था में आती है, लेकिन उसका जो शरीर है वो उसी सीधी में दिशा में रहता है, जिस कारण वो बाहर की ढकेला हुआ महसूस करता है। तो क्या हो सकता है? दोनों केंद्रीय, देखिए कार साइकिल से भारी होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पर बल कार्य करता है। एक पर जड़त्व का बल है आपका, और एक पर कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्र बल या अपकेंद्र बल भी आप इसे बोल सकते हो। अगला देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण वही है, कौन सा हो सकता है? विश्राम का जड़त्व। तीसरा नियम तो आपको बताया, क्या है तीसरा नियम? तीसरा नियम में होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, रॉकेट का उड़ना, ये नाव से किनारे पर कूदना, ये कौन सा नियम है? पेड़, ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, ये सभी कैसे नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का भाई, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति समान होती है, वेग समान होता है, त्वरण समान होता है, समान बल होता है। अब ये बताइए, अगर गति समान होगी तो उन पर कोई भी त्वरण कार्य नहीं करेगा, और जब त्वरण कार्य नहीं करेगा तो पृथ्वी बिना गुरुत्वीय त्वरण के कैसे अपनी ओर खींचेगी? दूसरा, समान वेग होगा, यानी वेग समान होगा तो वही बात है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण नहीं काम करेगा। समान बल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल समान कैसे होगा? बल नहीं होगा, तो क्या होगा? समान त्वरण होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर कंप्लीटली कराएं ग्रुप डी के एग्जाम से पहले। साथ ही हम जल्दी ही जीव विज्ञान की क्लास भी लेकर आने वाले हैं, सर से मेरी बात हो रही है, ठीक है। तो ग्रुप डी से पहले हम आपकी साइंस सीरीज यानी साइंस विज्ञान को प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव यानी डिटेल में विस्तृत अध्ययन भी कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।